हेलो बच्चों, अब अगला पैसेज क्या लिखूँगा कि कहते हैं कि दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका रहेगा, संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के क्या लिखूँ नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं या इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब दूसरा आ जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि लेखक कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये एक प्रचलित कहावत है। इस कहावत के माध्यम से जो लेखक है अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहता है कि ढोल की जो आवाज़ होती है वो दूर से सुनने में बहुत मधुर लगती है और नज़दीक जब वही ध्वनि रहती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कान के पर्दे हमारे क्या हो रहे हैं, फट रहे हैं। और अगर कहीं संध्या के समय, शाम के समय वह ढोल बजने लगता है तो वही शब्द हमारे अंदर मधुरता का संचार कर देते हैं। हमारे दिमाग में एक चित्र अंकित हो जाता है। क्या अंकित हो जाता है? ऐसे लगता है कि जैसे कहीं पर शादी हो रही है। ढोल की आवाज़ सुनते ही हमको लगेगा कि जैसे कहीं पर शादी का माहौल है और उसमें जो है एक दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, दुल्हन पहन ओढ़ के एकदम सिकुटी देखो लिखा है कि कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई लज्जाशीला नववधू की कल्पना, मतलब एक नई नई दुल्हन की कल्पना कर वह अपने मन में कर लेता है। और वह नववधू कैसी होगी? प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय में उसकी ढोल की ध्वनि को क्या बना देते हैं? मधुर। वो सिकुड़ी हुई बैठी होगी और जो लोग वहाँ नज़दीक हैं उसके, उनको भी वह ध्वनि क्या लगती है? कटु नहीं प्रतीत होती है। क्यों नहीं कटु प्रतीत होती है? क्योंकि उसमें आनंद का कलरव होता है। आगे के पैसेज में पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि किसी की बहन की शादी होती है, किसी की बेटी की शादी होती है, तो उसको करने में वह जो नज़दीक भी ढोल की आवाज़ होती है वह नज़दीक के लोगों को भी कर्ण प्रिय लगती है, अच्छा लगता है, और दूर के लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग इसका पढ़ेंगे। तो लिखा है कि ढोल की ध्वनि किसे कर्कश और किसे मधुर लगती है? तो ढोल की ध्वनि जो है समीप बैठे व्यक्ति को कर्कश और दूर बैठे व्यक्ति को क्या लगती है? समीप बैठे व्यक्ति को कर्कश और दूर बैठे व्यक्ति को क्या लगती है? मधुर लगती है। फिर अगला है, दूर के ढोल सुहावने लगने का लेखक क्या कारण स्पष्ट करता है? तो दूर के ढोल सुहावने इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो उनके पास बैठे होते हैं। इसके विपरीत दूर बैठे व्यक्ति को यह कर्कशता नहीं सुनाई देती और उसे ढोल की आवाज़ क्या लगने लगती है? कर्णप्रिय लगने लगती है। अब अगला क्वेश्चन है कि ढोल की कर्कश ध्वनि को कौन से मनोभाव मधुर बना देते हैं? तो ढोल की कर्कश ध्वनि को उल्लास, उत्सव के प्रेम, आशंका, प्रेम के गीत आदि मनोभाव मिलकर मधुर बना देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दूर के ढोल एवं नववधू में समानता को स्पष्ट कीजिए। तो कह रहे हैं दूर के ढोल और नववधू में समानता यह है कि दूर से आती हुई ढोल की आवाज़ हमें कर्णप्रिय लगती है। उसी प्रकार से नववधू की कल्पना करने से हमारे मन में मधुरता की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभूति होता है। अब अगला पैसेज है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत
वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बनता है, क्यों या कैसे बना रहता है? अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो इसका पहला तो आप जान ही गए हैं, संदर्भ लिखना। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखक कह रहा है कि जिन नवयुवकों को लिखेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि जिन नवयुवकों ने जीवन में अपने कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों रूपी जीवन संग्राम का सामना नहीं किया है, जो तरुण जीवन संग्राम से दूर हैं और उन्हें अपना जो संसार है वह बहुत मनमोहक, बहुत आकर्षक लगता है। एक तरह से समझो कि जो शुरू से कम चीज़ों में पैदा हुआ है, गरीब के घर पैदा हुआ है, हर चीज़ के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो वह अपने जीवन संघर्ष से क्या करता है कि मैं ऐसा नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ी में कुछ ऐसा करूँगा कि मेरी आगे वाली जो पीढ़ी है वो आराम से चले। और जो शुरू से ही ऐसो आराम में पला हुआ, उसको ज़िंदगी क्या लगती है कि अरे ज़िंदगी, पहले वाला सोचता है ज़िंदगी बहुत संघर्षमयी है, इसमें संघर्ष करो तभी कुछ मिलता है। दूसरा क्या सोचता है, अरे ज़िंदगी तो बहुत मनमोहक है, हम इतने अच्छे उसमें पल रहे हैं, फिर इतने अच्छे हमारी चलती ही रहेगी पीढ़ी। तो जीवन उनको बहुत मनमोहक रहता है। लेखक कहते हैं कि वह जीवन के संघर्षों से दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें दूर के ढोल क्या लगते हैं, सुहावने लगते हैं, क्योंकि वो संघर्ष किए ही नहीं, वो संघर्ष को जानते ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और फिर लेखक कह रहा है कि वहीं जो वृद्ध जो होते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में वृद्ध लोगों से सुने होंगे, वो क्या कहते हैं कि अरे हम लोगों का टाइम था, बहुत अच्छा था। और जो अभी नवयुवक है, बच्चा है, कहता है कि हम लोग कुछ और करेंगे। तो दोनों का है, प्रेजेंट में अपने कोई नहीं है, वर्तमान में कोई नहीं है। लेखक कहता है जो वृद्ध है वह अपने अतीत से खुश रहता है। अतीत मतलब भूत, जो उसका बीत चुका है, वह अपने उन दिनों से खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? कहते हैं अरे हमारे दिन कुछ और थे। हम अपने बड़ों से यही सुनते हैं कि हमारे दिन कुछ और थे, बहुत अच्छे थे तब के दिन। तो लेखक कह रहा है कि जो वृद्ध होता है वह अपने अतीत से खुश रहता है और अतीत की कल्पना करता रहता है कि मैं ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे हुआ था। और जो युवा है वह अपने भविष्य की कल्पना करता है। आप सोचते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप सोचते हैं मैं आगे जाके मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगी। तो सोचते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, और फिर सोचिए कि अगर मैं वो बन गया तो कितना मज़ा आएगा। तो उस चीज़ को जो युवा व्यक्ति है वो अपने भविष्य को लेकर बहुत खुश रहता है, और जो वृद्ध हैं वो अपने किससे खुश रहते हैं, अतीत से खुश रहते हैं। और दोनों, वर्तमान से कोई नहीं खुश है, वर्तमान में से ना वृद्ध खुश है, ना युवा अवस्था को वाला खुश है, ना युवक खुश है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। भविष्य को, दोनों, एक भूत को वर्तमान में लाना चाहता है, एक भविष्य को क्या करता है, वर्तमान में लाना चाहता है। दोनों अपने वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसलिए वर्तमान काल हमेशा किसका काल माना गया है, सुधारों का काल माना गया है। अब इसका क्वेश्चन है कि जीवन संग्राम का अर्थ बताइए। तो जीवन संग्राम का अर्थ है बेटा कि जीवन संग्राम का अर्थ जीवन के संघर्षों से है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध और तरुण दोनों किस कारण अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहते? कि वृद्धों को अपना भूत अतीत आकर्षक लगता है और युवक को अपना भविष्य आकर्षक लगता है, इसलिए दोनों अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहते हैं। अब लिखा है कि युवा एवं वृद्ध व्यक्ति के मध्य वैचारिक अंतर क्या है? तो युवा एवं वृद्ध व्यक्ति के मध्य वैचारिक अंतर यह है कि युवा यह सोचते हैं कि उनका भविष्य बहुत आकर्षक होगा, सुंदर होगा, और वृद्ध व्यक्ति सोचता है कि उनका जो बीत चुका है, जो अतीत के स्वप्न हैं, वह बहुत सुंदर थे। इसीलिए दोनों में यही वैचारिक अंतर है। फिर लेखक कह रहा है कि संसार का चित्र किसे बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है? तो संसार का जो चित्र है उन युवाओं को बहुत बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है जो जीवन में संघर्ष किए ही नहीं रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है
कि वर्तमान काल सुधारों का काल कैसे बना रहता है, अभी हमने आपको बताया था ना। तो वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल इसलिए बना रहता है क्योंकि युवा और वृद्ध दोनों अपने वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं। युवा हमेशा भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है और वृद्ध हमेशा अपने अतीत की। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान में अपने अतीत और भविष्य को खींचकर लाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों ही अपने किससे असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए दोनों अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और बताइए कि कौन पढ़ा है, क्या है, कैसे है, इस जिससे क्या होता है। आप लोग जब कहते हैं, बताते हैं तो मेरा मन भी और खुश होता है, उत्साहित होता है, तो मैं सोचती हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालूँ। धन्यवाद बच्चों।